दूल्हा और दुल्हन का कमरा रंगों, रोशनियों और फूलों से सजा महक रहा था। ताज़ा पेंट शुदा दीवारों और ब्राउन रंग के नए फर्नीचर ने सज धज में चार चांद लगा दिए थे। बेड के चारों अतराफ आराइशी लड़ियां झूल रही थीं और बेड क्राउन के एन ऊपर दीवार पर फूलों की पत्तियों से बड़ा बड़ा शादी मुबारक लिखा था। बेड पर बनफशी रंग की मखमली बेड शीट बिछी थी और उसके दाहिनी तरफ सफेद करता शलवार में मलबूस दूल्हा राजा निखरा सुथरा मगर कुछ थका हारा सा गाँव तकिए से टेक लगाए नीम दराज था। आज इसकी शादी खाना आबाद को तीसरा दिन था और अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी दुल्हन रिवाज के मुताबिक अपने बहन भाइयों और कजन्स के हुजूम के हमरा में के सुधारी थी। शादी के हंगामों और भागम दौड़ी में वो थक कर निढाल हो चुका था। कमर अलग तख्ता बनी हुई थी। अब ये 2 घड़ी फुर्सत नसीब हुई थी तो वो बेड पर ढैसा गया था। एयर कूलर की ठंडी हवा के झोंके लोरी का काम दे रहे थे। आंखें इपोहे अब बंद हुए जा रही थी। इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाता अम्मा ने कमरे में कदम रंजा फरमाया, अरे राजा, सो गए क्या? उनकी पाटदार आवाज गूंजी। नहीं अम्मा, इसने आंखें मूंदे ही जवाब दिया और जरा सा परे सरक कर उनके बैठने के लिए जगह बनाई। सुनो राजा, मैं ये कहने आई थी कि जब तुम शाम को दुल्हन के मैके जाओगे ना इसे लेने के वास्ते तो खाली हाथ मत चले जाना। 5 किलो की मिठाई की टोकरी बनवा लेना और आते हुए सालियों को भी कुछ ना कुछ देकर आना। है क्या अम्मा? अम्मा के इरशादात पर उसकी आंखें पिट से खुल गई और दिल ने सदमे से एक गोता खाया। अम्मा, बारात के दिन इतना बड़ा टोकरा मिठाई का गया था और फिर सालियों को भी ढेरों रवैये तैमाई थे। इसका इशारा दूध पिलाई की तगड़ी सी रकम की जानिब था। ओहो राजा, एक तो तुम बहुत भूले हो। बेटा, वो तो थी बारात की रस्में। आज तो दुल्हन मकलावे गई है और तो पहली बार उसे लेने जा रहा है और हमारे खानदानी रस्म और रिवाज के मुताबिक दामाद मिठाई भी लेकर जाता है और सालियों के हाथ पर भी कुछ ना कुछ धरकर आता है। अम्मा ने रसान से इसे समझाया तो इसके मुंह से एक करा निकल गई। हाय, ये खानदानी रस्म और रिवाज और उनके तहत होने वाले खर्चे अब जो शादी के बाद 4 पैसे जेब में बच्चे थे लगता था उनका भी कला कमा होकर रहेगा। इसने एक ठंडी आह भरी। अम्मा तो हिदायत देकर कमरे से निकल गई जबकि वो गुमगो की कैफियत में बैठा रह गया। राजा की शादी घर की आखिरी शादी थी, इसलिए घर वालों और बाहर वालों सभी ने जी भर के दिल के अरमान निकाले थे। इस महंगाई के दौर में अरमान कौन सा मुफ्त निकलते हैं। ढेरों रुपए खर्च होते हैं जो कि राजा गरीब की जेब से ही निकलवाए गए थे। यूं तो 6 बहन भाइयों में इसका नंबर फकत तीसरा था मगर शादी सबसे आखिर में हो रही थी। इसका भी एक पस मंजर था। सबसे बड़े अख्तर भाई थे, अम्मा अब्बा के पेलोटी के बेटे, इंतहाई लाडले। अभी ग्रेजुएशन ही किया था कि अम्मा अब्बा को उनके सेहरे के फूल खुलाने का अरमान जाग उठा। फिर किया था नौकरी भी लगने का इंतजार न किया और झटपट चांद सी दुल्हन बया लाए। घर में इस वक्त रुपए पैसे की कोई तंगी ना थी। अब्बा की बहुत अच्छी नौकरी थी, जरी अराजी का ठेका भी आता था। यूं अम्मा अब्बा ने उनकी दुल्हन हत्ता के उनके 2 बच्चों का भी बोझ खुशी खुशी उठाया मगर वो खुशी तो इस वक्त ओरंछू हुई जब भैया नौकरी लगते ही बीवी बच्चे समेटकर हमेशा हमेशा के लिए ससुराल को प्यारे हो गए। उनकी तोता चश्मी और खुद गर्जी का सारा
खमियाजा राजा गरीब को भुगतना पड़ा। अम्मा ने अली अलैलान कह दिया, खबरदार, घर में कोई भी राजा की शादी का नाम नहीं लेगा जब तक कि चारों लड़कियां ठिकाने ना लग जाएंगी और ये खुद अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी शादी के तमाम तर अखराजात खुद उठाने जोगा ना हो जाएगा। इस ऐलान ने राजा के दिल की दुनिया तहोबाला कर दी, क्योंकि इस वक्त तक तो वो भैया की खाला सास की मंझली लड़की रानी से इश्क फरमा चुका था। इसलिए तो उनके ससुरालाने बहाने इतने चक्कर लगते थे इसके। अम्मा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही। फिर इसके बाद अम्मा अब्बा ने सुकून से चारों को निपटाया। इसकी भी एक छोटी मोटी सी नौकरी लग गई। उसने बहनों के जरिए दबाव डलवा कर किसी न किसी तरह रानी से मंगनी तो करवाई, मगर अम्मा शादी से हुनूज इनकारी थी। चुपचाप पैसे जमा कर, हमसे कोई उम्मीद ना रखना। हम तो खुद चारों लड़कियों को ब्याह कर खाली हुए बैठे हैं। लड़की वालों की तरफ से दबा दबा सा शादी का मुतालबा भी किया गया तो अम्मा ने बगैर लिहाज व मुरव्वत के जता दिया, हमारे लड़के की अभी इतनी हैसियत नहीं है, इंतजार हो सकता है तो करो, वरना अपनी लड़की के लिए कोई और बर तलाश कर लो। अम्मा के इस सम दिलाना बयान पर जहां इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, वहां रानी ने तभी खम ठोक कर अपने घर वालों से कह दिया, अगर राजा के अलावा मेरे लिए कोई और बर ढूंढा गया तो मैं गंदुम में रखने वाली गोलियां पे नकलूंगी, यानी आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। बस नसीब ही ठंडे थे। इसकी नौकरी मामूली थी तो तनख्वाह भी कलील थी। ब्याही बहनों का घर था, कभी किसी का छेला और भी किसी के बच्चे का अकीका। देना दिलाना तो पड़ता था। अम्मा अब्बा की अपनी हालत पुतली थी। अब्बा रिटायर हो चुके थे और जरी अराजी भी ताया और चाचा में तकसीम होकर मुख्तसर सी उनके हिस्से में आई थी। बहरहाल वो बचत करने में जता रहा। चंद साल और सरक गए, मगर जब अम्मा ने शादी का नाम तक ना लिया तो एक दिन उसने खुद ही बेशर्म होकर कहा, अम्मा, वो मेरी शादी। क्या कहा शादी? अम्मा ने खशमगी नजरों से घूरा। हाँ अम्मा, मेरा ख्याल है अब तो काफी रकम जमा हो गई है। इसने थोक निगला। अरे जितने पैसे तो संभाल कर उतरा रहा है ना, तो इतने में बामुश्किल बुरी के कपड़े लगते ही आएंगे। जेवर कहाँ से बनवाऊंगी? अपने वाला तो सारा मैं बहू और बेटियों को चढ़ा चुकी हूँ। अम्मा ने एक और दिल खराश इंकिशाफ किया। अम्मा, गोल्ड के जेवरात कोई जरूरी तो नहीं है। आजकल बाजार में एक से बढ़कर एक मसनूई जेवरात दस्तयाब हैं। बिल्कुल असली का गुमान होता है। एक दो सेठ वही खरीद लेंगे। अपने तई इसने झट मुश्किल का हल बताया, मगर अम्मा तो उछल पड़े। कम बख्त, बावला हो गया है क्या? इस उम्र में मेरे सर में शरीयकों के सामने सवा डलवाएगा किया? निके की शादी का माजरा भूल गए किया? इसकी माँ भी मसनूई जेवरात पर सोने का पानी चढ़ा कर ले गई थी। दुल्हन की ताई और बच्चियों ने झट भांप लिया। माँ बेटे की कैसी दुर्गत बनी थी। दुल्हन वाले तो बारात वापस करने पर तुल गए थे। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामला ठंडा कराया था। यूं उसकी शादी मजीद लटक गई। अब तो यार दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे थे। यार, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो बच्चे बारात के दिन दूल्हा राजा आ गया, दूल्हा राजा आ गया की बजाय कहेंगे दूल्हा बाबा आ गया, दूल्हा बाबा आ गया। वो अपनी जगह पर खसा कर रह जाता। आखिरकार कुदरत को इस पर तरस आ ही गया।
इसे फैसलाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में अच्छी नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी माकूल थी। यूं बचत मुहिम तेज तर हो गई और वो 1-2 साल में जेवरात बनवाने में भी कामयाब हो गया और उसकी शादी की तारीख ठहरा दी गई। राजा और रानी की शादी खूब धूमधाम से हुई। दोनों पर रुझ के रूप चढ़ा। दोनों ही ने हिजर की तवील रात काटी थी और अब मिलन का खूबसूरत सवेरा उनका मुंतजिर था। लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। राजा को बामुश्किल 2 हफ्तों की छुट्टी मिली थी। हर रोज ही वो दोनों किसी खाला, मामी, चाची या फूफी के यहाँ मधु होते या फिर नए नवीले जोड़े से खानदान भर में से कोई ना कोई मिलने आया रहता। ऐसे ही मसरूफ से शब और रोज में इतनी फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि फसाना दिल एक दूजे को सुनाया जाता। राजा तो अपने एक शायर दोस्त से डायरी पर ढेरों अशार लिखवा कर लाया था कि रानी को शेर और शायरी से बहुत शगफ था, मगर एक तो ब्याही बहनों और उनके बच्चों के शोर शराबे में सुकून ही मुयस्सर नहीं आ रहा था। दूसरा वो डायरी कमबख्त भी सामान में न जाने कहाँ खो गई थी। छुट्टियों के गिने चने दिन तेजी से सरक रहे थे, मगर इस बार राजा के बेकरार दिल को कुछ तसल्ली सी थी, क्योंकि वापसी पर रानी भी इसके हमरा जा रही थी। शादी से पहले ही घर वालों के बाहमी मशवरे से ये बात तय पा चुकी थी कि वो जाते हुए रानी को भी साथ ले जाएगा। इस तरह एक तो नया जोड़ा वहाँ हनीमून भी मनाने लगा और फिर राजा को रोटी पानी का जो मसला होता है वो भी निमट जाएगा। इसलिए आते हुए वो किराए के एक छोटे से घर का बंदोबस्त करके आया था। थोड़ी बहुत प्लानिंग उसने वहीं कर ली थी। वो रानी को झंग बाजार की सैर कराएगा। हलवा पूरी और नान चने खाने वो भवाना बाजार या फिर कचहरी बाजार की तरफ निकल जाया करेंगे। वो रानी को घंटा घर भी दिखाएगा। यहाँ के मशहूर दही बड़े और चने चाट भी खाया करेंगे। मगर वाय अफसोस, अभी कुदरत को उनकी मजीद आजमाइश मतलूब थी। रात निस्फ से ज्यादा बैठ चुकी थी, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने पहलू में लेटी अपनी नई नवेली दुल्हन को देखा, जिसके सभी चेहरे पर सुकून ही सुकून था। उसे रश्क सा आया। काश उसकी भी तमाम परेशानियां हुआ में कहीं तहलील हो जाती, जिनकी इसने इसे अभी तक भनक भी नहीं पड़ने दी थी। ये फैसलाबाद से आते हुए वो अच्छी खासी रकम हमरा लाया था। इसकी दरख्वास्त पर ऑफिस वालों ने इसे एडवांस भी दिया था। एहतियातन वो कुछ दोस्तों से उधार भी पकड़ लाया था, मगर शादी के मौके पर रस्मो रिवाज के नाम पर उसे इतना लूटा गया था कि शादी जैसी अनमोल नेमत भी फीकी फीकी सी लगने लगी थी। फिर वलीमे के बाद इतने बिल देने पड़े थे। मेहंदी पर हार फूलों का बिल, लाइटिंग का बिल, कराकरी का बिल, की ट्रेन का बिल, वलीमे के खाने का बिल ही बिल देते हुए वो बुलबुला उठा था। अख्तर भाई ने तो झूठे मुन भी चंद रुपयों की ऑफर ना की थी। अम्मा अब्बा ने अलबत्ता एक छोटी सी रकम जरूर थमाई थी। अब जाने का वक्त आ गया था और हाल ये था कि इसकी जेब में अपने जाने का किराया तक ना बचा था। इसलिए रानी को हमरा ले जाने वाला प्रोग्राम साफ खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। सोच सोच कर उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने सरदर्द की गोली तलाश करने के लिए बेड की दराज खींची। अंदर रानी का गोल्डन पर्स जगमगा रहा था। पर्स काफी फूला फूला सा दिख रहा था। यकीनन इसमें सलामी के पैसे थे। एकदम से इसके जहन में एक हल्का सा ख्याल आया, फिर उसने फौरन ही इसे झटक दिया। अब क्या वो अपनी नई नवीली बीवी से उधार मांगता अच्छा लगेगा? सुबह सवेरे का वक्त था।
वो किचन में दाखिल हुआ तो अम्मा आटा गूंद रही थी। वो एक मोले घसीटकर उनके सामने बैठ गया। अम्मा, परसों मैं वापस जा रहा हूँ। हैन, इतनी जल्दी तुम्हारी छुट्टी खत्म हो भी गई? अच्छा, तो फिर दुल्हन से कहो वो तुम्हारा और अपना जरूरी सामान पैक कर ले। अम्मा ने गूंधा हुआ आटा एक प्याले में निकालते हुए कहा। अम्मा, रानी मेरे साथ नहीं जा रही, वो यही रहेगी। वो कुछ पस्त आवाज में बोला। है, मगर क्यों? तुम तो वहां घर का इंतजाम करके आए थे ना? अम्मा का लहजा इस्तिफहामिया हुआ। हाँ अम्मा, मगर खाली खूली घर से क्या होता है, और बहुत कुछ भी चाहिए होता है, साजो सामान वगैरह। हाँ, तो तुम्हारी दुल्हन जो ट्रक भर के जहेज लाई है, वो क्या मैंने इस्तेमाल करना है? ना भी ना, मैं उन सासों में से नहीं हूं जो बहू के दाज जहेज पर नजर रखती हैं। मेरा तो अपना ढेरों सामान स्टोर में पड़ा है। तुम एक सूटकेस लेकर दुल्हन के हमरा रवाना हो जाओ। मैं अख्तर से कहूंगी वो सामान का ट्रक लोड करवा कर पीछे भिजवा देगा। हाँ, ट्रक वाला जैसे मुफ्त ले जाएगा। वो जलकर बोला। अम्मा, अब समझती नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बीवी का खर्चा कहाँ से करूंगा? खुद तो रेड़ी से लेकर एक सूखा नान भी खाकर गुजरा कर लूंगा। वो झंझला उठा। हाय मेरे लाल! अम्मा तड़प उठी। मेरे प्ले भी कुछ नहीं है जो तुम्हें दे दूं। थोड़े दिनों तक वो छूटी वाली भी छिले के लिए दोबारा आ जाएगी, मस्कत वाली भी मियाँ और बच्चों के हमरा अभी महीना भर उधर ही रहेगी। अगले महीने शायद जाए। अम्मा के अपने दुखड़े थे, मगर मेरे चानीदा लड़की वालों को तो यही बताया था कि दुल्हन साथ जाएगी, वो क्या सोचेंगे। अम्मा को एक और नुक्ता सूझा। अम्मा, वो जो मर्जी सोचे, मगर फिलहाल मैं रानी को 6-7 माह तक वहां नहीं ले जा सकता। एडवांस तनख्वाह में खर्च कर चुका हूं। दोस्तों का उधार चुकाना है। मकान का किराया भी अभी वाजिब अल अदा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मेरे बाद रानी का ख्याल रखना, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। बिछड़ते समय दोनों उदास और दिल गिरफ्तार थे। रानी के लब खामोश और आंखें भरी हुई थीं, मगर इन आंखों में ठहरे तमाम आंसू राजा को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो अपनी मजबूरियों की दास्तान उसे सुना चुका था, जो उसने बड़े सब्र से बगैर किसी गिले शिकवे के सुन ली थी, और साथ ही सलामी के पैसों की ऑफर भी की थी। मगर एक तो इसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो बीवी को तोहफे में मिलने वाली रकम हथिया ले, दूसरे इतने थोड़े से पैसों से कुछ भी होने वाला न था। उसने पैसे दोबारा उसकी मुट्ठी में दबाकर उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिया। तवील जुदाई के बाद मोहब्बत को एक जायज रिश्ता मिला भी तो साथ नसीब न हो रहा था। वो बड़े भारी दिल के साथ फैसलाबाद के लिए रवाना हो गया। मुनहंधेरे ही वो फैसलाबाद पहुंच गया। अपनी मोटरसाइकिल वो बस टर्मिनल के स्टैंड पर ही खड़ी करके आया था। वहां से निकलवा कर वो इस पर सवार होकर घर जा पहुंचा। ये एक डबल स्टोरी मकान था, जिसका ऊपर वाला पोर्शन उसने किराए पर शादी से चंद रोज कबल ही लिया था। मालिक मकान का नाम फैयाज था, जिनसे वो अपने एक दोस्त के तवस्सुत से मिला था। फैयाज साहब निहायत शरीफ अलनफ्स और नेक फितरत इंसान थे। वो अपनी बीवी के हमरा निचले पोर्शन में रहाइश पजीर थे। 2 बेटियां थीं, जिनकी वो शादी कर चुके थे।
इनकी अपनी भी गवर्नमेंट जॉब थी, मगर चंद साल कबल शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों ने उन्हें ऐसा घेरा कि रिटायरमेंट लेनी पड़ी। पेंशन की रकम से उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन बनवा लिया था ताकि इजाफी आमदनी का उसरा रहे। मेन गेट की चाबी इसके पास थी। इसने गेट खोलकर एहतियात से मोटरसाइकिल को अंदर घसीटा ताकि घर वाले बेआराम न हों, और फिर दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर अपने पोर्शन तक आ गया। दरवाजा खोला तो खाली घर देखकर दिल में हुक सी उठी। इसने क्या सोचा था कि रानी का हाथ थामकर घर में दाखिल होगा, फिर दोनों मिलकर घर का चूल्हा जलाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। मगर इसने बेदिली से सफरी बैग एक तरफ उछाला और खुद नीचे बिछी चटाई पर ढेर हो गया। वो दिन चढ़े तक सोता रहा, फिर ठक ठक की आवाज से इसकी आंख खुली। दरवाजा खोला तो सीढ़ियों के पास फैयाज भाई खड़े अपनी छड़ी की नोक से रेलिंग बजा रहे थे। वो दो दो स्टेप फलांता हुआ इन तक पहुंचा। अरे शहजादे आ गया तो। वो गर्म जोशी से इससे लिपट गए। शादी मुबारक हो भी बहुत बहुत, ना तुमने आने की इत्तला क्यों ना दी? वो तो अभी तुम्हारी मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी देखी तो मालूम हुआ कि दूल्हा साहब तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने इसे गिले लगाए लगाए ही कहा। अपने जोश व खुरूश में वो इसका बुझा बुझा सा अंदाज नोट ना कर सकी। ओ भाई बरखुरदार, ऐसा है कि तुम और दुल्हन तैयार है कर नीचे आ जाओ, तुम्हारी भाभी नाश्ता बना रही हैं, मिलकर करते हैं। वो जाते हुए उन्हें बताकर गया था कि वापसी पर दुल्हन इसके हमरा आएगी। वो फैयाज भाई, मैं अकेला ही आया हूँ, दुल्हन नहीं आई, इसने कुछ झिझक कर बताया। वो क्यों भाई, तुम्हारा तो यही प्रोग्राम था, मैंने तो पानी वाली टंकी भी भरवा दी थी। उनकी नजरें सवालिया हुई। वो बस भाई, वहां जाकर हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर गए थे कि दुल्हन को साथ लाना मुमकिन ना रहा था। इसका लहजा पस्त था, मगर चेहरे पर मजबूरियों की दास्तान रकम थी। मजीद कुछ कहना ना पड़ा। फैयाज साहिब की जहां दीदा निगाहों ने सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उन्होंने इसके कंधे पर तसल्ली भरी थपकी दी। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा और अपना नाश्ता ड्राइंग रूम में लेकर आता हूँ। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने रास्ते में चाय पी ली थी। क्यों, क्या खाली चाय पर गुजारा करोगे? उन्होंने शफकत से डिपटा तो वो उन के खुलूस पर शर्मिंदा सा हो गया। फिर वो आते ही गधों की तरह काम में जत गया। इसने फैक्ट्री में सुबह और शाम दोनों शिफ्टों में ड्यूटी लगवा ली। रात गए घर लौटता तो थका मानिदा बिस्तर पर गिरते ही बेखबर हो जाता। 2 घड़ी फुर्सत नसीब होती तो मोबाइल पर रानी से बात भी हो जाती। गांव में अक्सर सिग्नल का मसला ही रहता था, ठीक से बात ही ना हो पाती। आवाज के जाती। वो बेदिली से फोन एक तरफ फेंक देता। इस दिन जुमा था, इसका एक भी कपड़ा धुला हुआ नहीं था। पहले तो धोबी को दे देता था, मगर अब बचत के ख्याल से इसने खुद धोने का सोचा। कपड़े धोकर वो अलगिनी पर फैला रहा था जब उसे सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर खांसी की जोरदार आवाज। फैयाज भाई बामुश्किल सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे। एक हाथ में ढकी हुई प्लेट थाम रखी थी। ये लो राजा, तुम्हारी भाभी ने आज बिरयानी बनाई थी। फूली हुई सांसों के साथ उन्होंने मुश्किल से ही जुमला मुकम्मल किया।
ओह फयाज भाई, अपने खुद क्यों जहमत की, मुझे आवाज दे देते। राजा ने जल्दी से आगे बढ़कर प्लेट उनके हाथों से पकड़ी और उन्हें सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। तुम घर में होते कब हो? सारा सारा दिन गायब रहते हो। रात को भी न जाने किस पहराते हो किए। तो आज ऊपर से खटर पटर की आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें खाना दे आता हूँ। इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मगर ये 4 सीढ़ियां चढ़ते हुए बुरा हश्र हो गया। उनकी सांसें कुछ हमवार हुई तो वो राजा को कुछ खफगी से देखते हुए गोया हुए, घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हमने तो सोचा था कि दुल्हन आएगी तो कोई रौनक शौनक हो जाएगी, मगर तुम तो जैसे लंदूरे गए थे वैसे लंदूरे आए। वो जवाब में फकत फीकेपन से मुस्करा कर रह गया। राजा, मैं तो कहता हूँ कि कल हफ्ता है और परसों इतवार एक छुट्टी ले लो और निकल जाओ गांव के लिए। दुल्हन को लेकर आ जाओ। मगर फयाज भाई, इतनी जल्दी तो यह कतई मुमकिन नहीं है। आप मेरी मुश्किलात से आगाह तो हैं। वो उनके झटपट प्रोग्राम पर मगमूम सा होकर बोला। तुम्हारी मुश्किलात का कुछ हल तो ढूंढा है मैंने, ये कहकर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से खाकी रंग का फूला सा लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। दाल में ने तो उसी दिन ठेकेदार से कहा था कि रकम दे जाए, मगर इस नाहंजार में भी आनाकानी करते करने इतने दिन गुजार दिए। आज ही देकर गया है, नहीं फाज भाई। वो करंट खाकर थोड़ा सा पीछे सरक गया। मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बन सकता। पहले ही मेरे सर पर आपके बहुत एहसानात हैं। अपने जाते हुए भी तो फतना कुछ पैसे दिए थे। मेरे हालात की वजह से फिलहाल किराया भी नहीं ले रहे। आप और भाभी तो खुद बीमार रहते हैं। आपको तो खुद जरूरत है। देखो राजा, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और इसे रुमाल से साफ करके दोबारा अपनी आंखों पर जमाते हुए पर सोच अंदाज में बोले। जिन हालात से तुम आज गुजर रहे हुआ ना कम व बेश इस तरह की हालात को मैंने आज से तकरीबन 28 साल पहले भुगत चुका हूँ। कहानी तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। 4 बहनों का इकलौता भाई था। खाला के यहाँ मंगनी हो चुकी थी। अचानक खालू बीमार पड़ गए, इतने ज्यादा कि लगता था कि फरिश्ता अजल उचक ले जाएगा। ये और बात है कि हमारी शादी के बाद बहुत साल तक वो जिंदा रहे। लड़की वालों की तरफ से शादी के लिए दबाव बढ़ गया। ना चाहते हुए भी अम्मा अब्बा तैयार हो गए। मैंने बहुतेरा कहा कि सादगी से निकाह कर दें, मगर इकलौती नरीना औलाद था। सादगी से करते हुए बड़ों की अना आड़े आई थी। जो जमा जुते था सब ही खर्च हो गया। मैं नई नवीली दुल्हन को गांव छोड़कर लौट आया। उम्मीद थी कि साल 6 माह में हालात सदेरती ही ले आऊंगा, मगर यहाँ आते ही अच्छी भली नौकरी छूट गई। नई नौकरी लगने और कुछ पांव जमने में ही इतना अरसा लग गया कि दुल्हन को तो किया यहाँ लापता। खुद ही 6 माह तक बामुश्किल घर का चक्कर लगता। जब हालात में कुछ बेहतरी आई, चंद साल मजीद आगे सरक गए थे और वहां गांव में हमारी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी एक के बाद दीगरे पैदा हो चुकी थी। माशी लिहाज से थोड़ा और मुस्तहकम होते ही मैं बीवी बच्चों को यही ले आया, मगर अब वो पहली सी बात नहीं रही थी। वो अव्वलीन दोनों की मोहब्बत, चाहत, नरम गर्म जज्बात सभी हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार होकर बासी बोसीदा हो चुके थे। वैसे भी 2 छोटी बच्चों का साथ था।
नए नवीले जोड़े की तरह मोटरसाइकिल पर सैरें करते और पार्कों में लूर लूर फिरते अच्छे तो ना लगते थे, और ना ही दिल को सैरो तफरी और हिले गिले की चाह रही थी। बीमार बच्चे, किसी को फ्लू, किसी को बुखार, ज्यादातर डॉक्टरों के पास ही चक्कर लगते थे। फिर हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। मैंने तलाफी की भी काफी कोशिश की। इतने साल इकट्ठे भी रहे, मगर इस नेक बख्त के दिल से इन अवलीन दिनों की जुदाई का कलक ही नहीं जाता। आने बहाने जताई रहती है। इसका भी कोई कसूर नहीं। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। जिस तरह सूखे होते फूलों से रफ्ता रफ्ता खुशबू कम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जज्बात और एहसासात को भी बरवक्त पजीराई ना मिले तो वो भी सर्द हो जाते, मुरझा जाते हैं, उन पर भी ओस पड़ जाती है। फिर इस लिहाज से मर्द और औरत में फर्क भी है। औरत के जज्बात कांच से भी नाजुक होते हैं। मर्द तो हालात की मार सहकर भी अपनी जगह खड़ा रहता है, मगर औरत के कोमल एहसासात की बेकदरी हो तो वो टूट कर बखर जाती है। अपने दिल में ऐसे जख्म बना लेती है जिनसे दर्द की टीसें उठती रहती हैं। वो दूर कहीं माजी में खोए खोए से बोल रहे थे और वो हवन्नकपन से मुंह खोले उन्हें देख रहा था। बज़ाहिर सीधे सादे नजर आने वाले फैयाज भाई तो औरत की नफ्सियात पर गालिबन PhD किए हुए थे। उनके हर्फ हर्फ से मुतफिक होने के बावजूद उसने रकम के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो उन्होंने झंझलाकर लिफाफा इसकी गोद में डाल दिया। फिलहाल तो ऐसे कोई हंगामी हालात नहीं कि मुझे अभी के अभी उन पैसों की जरूरत हो। आइंदा भी अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। जब सहूलत हो आहिस्ता आहिस्ता लौटाते रहना। अभी तो तुम दुल्हन को लाने की तैयारी पकड़ो। वो जरा डाल पिट कर बोले तो वो उनके खुलूस पर एक बार फिर शर्मिंदा हो गया। इसने उनकी तरफ ममनून नजरों से देखते हुए सोचा, कौन कहता है कि सिर्फ औरत ही औरत का दुख समझ सकती है? मर्द भी मर्द का दुख समझ लेता है।